कैसे हो? ठीक हो? चलिए, मेरा नाम दिनेश कुमार है और मैं आपको राजस्थान भूगोल के बारे में अध्ययन करवाएंगे। देखिए, राजस्थान भूगोल समझने से पहले राजस्थान के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि राजस्थान शब्द कहाँ से आया। हम राजस्थानी हैं तो राजस्थान के बारे में व्यवहारिक नॉलेज, हम इस राज्य के निवासी हैं तो उसकी जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं राजस्थान शब्द की। ये शब्द, इस शब्द का उल्लेख अगर हम सबसे पहले कहीं बात करते हैं तो पुराणों में बात करते हैं, ऋग्वेदिक काल की बात करते हैं तो वहां इसके लिए एक शब्द प्रयोग किया गया है, ब्रह्मा। किसी की आवाज आई? ब्रह्मा व्रत, या इसी को बोलते हैं पारिपत्र या परिपत्र। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं कहीं तो इसके बाद जो उल्लेख आता है ये ब्रह्माव्रत क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पे पुष्कर में ब्रह्मा जी का निवास स्थान था, इसलिए ये कहलाया ब्रह्मव्रत या पारिपत। उसके बाद जब हम बात करते हैं तो हमारे प्रसिद्ध विद्वान हुए हैं जिनका नाम है वाल्मीकि। नाम सुना होगा। इनकी एक प्रसिद्ध रचना भी है, कौन सी है? अगर ये भी नहीं जानते तो फिर क्या जानते हो आप? रामायण। और रामायण में वाल्मीकि ने राजस्थान के लिए एक शब्द प्रयोग किया है जिसका नाम है मरुकांतर। यानी वाल्मीकि ने अपनी पुस्तक या ग्रंथ रामायण में मरुकांतर शब्द का प्रयोग किया है। इससे जैसे ही हम कालक्रम में आगे बढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि ऐतिहासिक ग्रंथों की बात आ जाती है। ऐतिहासिक ग्रंथों की बात करते हैं तो ऐतिहासिक तथ्य कहां से प्राप्त होते हैं? शिलालेखों से। प्राचीन समय में क्या था सोर्स हमारे पास? शिलालेख ही थे। तो शिलालेखों की अगर हम बात करते हैं तो 682 ईसा पूर्व बसंतगढ़, कहाँ है ये? नहीं पता? बसंतगढ़ कहाँ है? किसी को नहीं पता? कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा। सिरोही में है बसंतगढ़। शिलालेख से 682 में जो उत्कीर्ण किया गया था उसमें राजस्थान के लिए एक शब्द प्रयोग किया गया था, राजस्थाना द्वितीय शब्द। ठीक, इस भौतिक प्रदेश के लिए पहली बार किसी उत्कीर्ण शिलालेख में यानी बसंतगढ़ शिलालेख में, जो कि 682 ईसा पूर्व उत्कीर्ण करवा गया था राजा चावंड के चावंड वंशीय शासक था एक राजा वर्मलात, उसके शासनकाल में उत्कीर्ण करवाया गया था। और ये दास प्रथा पर था वैसे तो बसंतगढ़ शिलालेख, लेकिन उसी में इस भौतिक प्रदेश के लिए राजस्थान आदित्य शब्द का प्रयोग किया गया। उसके बाद हम बात करते हैं ऐतिहासिक ग्रंथों की। तो ऐतिहासिक राजस्थान का जो प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ कहलाता है वो है नैन्सी री। किसने लिखी? मोहनोत नैन्सी ने। किसने लिखी? मोहनोत नैन्सी ने। एक्टिव हो जाओ, ऐसे शून्य मत बैठो। शून्य बैठोगे फिर मेरा पढ़ाने का मन कैसे करेगा? एक्टिव रहो, हंसते रहो, हंसते हुए चेहरे अच्छे लगते हैं। ठीक है नैन्सी री ख्यात लिखी मोहनोत नैन्सी ने, और इसमें सबसे पहले राजस्थान शब्द का उल्लेख किया गया। किस शब्द का प्रयोग किया गया? ठीक है, इन्हीं के समकालीन एक और प्रसिद्ध कवि हुए हैं जिनका नाम है वीरभान। नाम तो सुना होगा? नहीं सुना? वीरभान, इनकी एक रचना थी राजरूपक, और इस रचना में भी राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द प्रयोग किया गया। अब हम इनके समकालीन अगर बात करते हैं, यानी मोहनोत नैन्सी और राजरूपक, तो उस समय किसका शासन था यहाँ पे?
उस समय मुगल शासन चल रहा था। हम इतिहास के संदर्भ में जब बात करते हैं तो इस समय मुगल शासन था। और मुगलों की बात करें तो मुगल शासन में ब्रिटिश साम्राज्य के आगमन हो चुका था। ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो उसने यहाँ पे शासन प्रारंभ कर दिया। और जब शासन प्रारंभ किया तो उसी समय 1800 ईस्वी में एक ब्रिटिश अंग्रेज सेना अधिकारी आया जिसका नाम था, क्या नाम था? उससे पहले भी आया था कोई, जॉर्ज थॉमस। 1800 ईस्वी में जब ये आया यहाँ, तो इसने इस क्षेत्र को देखा कि यहाँ राजपूत राजाओं का शासन है, और इसलिए इसने इस संपूर्ण प्रदेश को राजपूताना शब्द कह के संबोधित किया। कौन सा शब्द दिया? राजपूताना। यानी राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम मौखिक रूप से उल्लेख किसने किया है? जॉर्ज थॉमस ने। और कब किया है? 1800 ईस्वी। फिर उसी समय इनका एक मित्र था जो इनके साथ आया, जिसका नाम था विलियम फ्रैंकलिन। क्या नाम था? अरे याद हो जाएगा, बोलते चलो। विलियम फ्रैंकलिन। किनका मित्र था? जॉर्ज थॉमस का। जॉर्ज थॉमस के मित्र ने अपनी यादों को सजोने के लिए एक पुस्तक लिखी 1805 में। उस पुस्तक का नाम था द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ द मिस्टर जॉर्ज थॉमस। क्या नाम था? द मिलिट्री मेमोयर्स या मेमोरीज ऑफ ठीक है। इस पुस्तक में सबसे पहले राजपूताना शब्द का लिखित रूप में उल्लेख मिलता है। तो यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम लिखित रूप में उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है? द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। और ये लिखी किसने थी? विलियम फ्रैंकलिन ने। किन की यादों को सजोने के लिए? जब इनका एक साथी था जो सैनिक अधिकारी था, जॉर्ज थॉमस, और ये दोनों इनकी जो उस सेना में जब ये सेवाएं दे रहे थे उस समय की यादों को इन्होंने इसमें लिखा था, और उसी समय इस शब्द का इस क्षेत्र के लिए प्रयोग किया था। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक ब्रिटिश अधिकारी और है जिनका नाम है कोई, जिसे हम कहा जा, क्या कहते हैं, घोड़े वाला बाबा। क्या नाम है उसका? कर्नल जेम्स टोड। वेरी गुड। कर्नल जेम्स टोड ने 1829 में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था द एनाल्स एंड द एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, और उसी को दूसरे नाम से जाना जाता है सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। इस पुस्तक में सबसे पहले कर्नल जेम्स टोड ने 1829 में 3 शब्द प्रयोग किए। एक राजस्थान, दूसरा रायथान, और तीसरा क्या था? रजवाड़ा। यानी ये 3 शब्द 1829 में कर्नल जेम्स टोड ने प्रयोग किए। और किस पुस्तक में किए? क्या नाम बताया था अभी? द एनाल्स एंड द एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। और उसी पुस्तक का दूसरा नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। अब देखिए, ये राजस्थान के नामकरण के संदर्भ में थोड़ी जानकारी थी। अब हम जब आगे बढ़ते हैं तो राजस्थान का एकीकरण शुरू हो जाता है। कब शुरू होता है ये तो पता होना चाहिए। राजस्थान का एकीकरण 18 मार्च 1900। लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हो आप इस राजस्थान के निवासी हो,
आपका इतना कर्तव्य तो बनता है कि अपने घर के बारे में तो जाने। 18 मार्च 1948 को राजस्थान एकीकरण प्रारंभ हुआ था। 7 चरणों में चला था, जिसके द्वितीय चरण में सबसे पहले राजस्थान के लिए राजस्थान संघ शब्द प्रयोग किया था। ठीक है, द्वितीय चरण कब हुआ? 25 मार्च 1948। ठीक है, द्वितीय चरण में राजस्थान संघ शब्द प्रयोग किया गया। उसके बाद एकीकरण संपन्न हुआ 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को ही हमारा संविधान भी अंगीकृत, आत्मार्पित या समर्पित किया गया। उसके कुछ जो भाग थे वो लागू कर दिए गए, लेकिन पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ। पूर्ण रूप से लागू हुआ 26 कब? 26 जनवरी 1947। देखिए, किसी के मुंह से तो आवाज आनी चाहिए। 26 जनवरी 1950। छब्बीस जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ और संवैधानिक रूप से राजस्थान को वैधानिक मान्यता मिली, यानी इस शब्द को मान्यता मिली। साथ ही इसकी राजधानी बनाई गई जयपुर, जो कि पी सत्यनारायण समिति की सिफारिश पे बनाई गई थी, जबकि सुझाव अगर दिया था तो इसने के.एम. मुंशी ने दिया था। ठीक है, तो यहाँ हम वैधानिक अगर स्वरूप की बात करते हैं तो 26 जनवरी 1950 को राजस्थान को राजस्थान शब्द की वैधानिक मान्यता प्राप्त हुई। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हम बढ़ते हैं इसके स्थिति और विस्तार की तरफ। तो ये हमारा राजस्थान का थोड़ा सा परिचय था, नामकरण से संबंधित। अब हम बात करें अगर भूखंड की कि स्थल खंड किससे निर्मित हुआ, तो हम महाद्वीप और महासागरों की जब उत्पत्ति पढ़ते हैं तो उनसे संबंधित उन तथ्यों की तरफ ध्यान हमारा जाता है। तो सबसे पहले एक बार इस चीज को रिवाइज कर लेते हैं। ये अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक सामान्य जानकारी के तौर पे आपको बताया गया है। ठीक है, राजस्थान शब्द के लिए सबसे पहले जो प्रयोग किया गया ऋग्वैदिक काल में किया गया, कौन सा शब्द प्रयोग किया गया? आप बोलते चलिए, देखिए इस तरीके से बैठोगे ना तो फिर वही बात है। आप ब्रह्मव्रत या पारिपत्र। उसके बाद रामायण में, जो कि वाल्मीकि द्वारा लिखित, उसमें कौन सा शब्द प्रयोग किया गया? मरुकांतार। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ऐतिहासिक स्रोतों की बात करते हैं और शिलालेख। पहला शिलालेख जिसमें राजस्थान के लिए राजस्थानादित्य शब्द प्रयोग किया गया, कौन सा शिलालेख था? वसंतगढ़। कहां पे है ये? सिरोही में। सिरोही में एक खीमल माता का मंदिर है, उसकी दीवार पर उत्कीर्ण कराया गया है। ठीक है, उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो मुगल काल शुरू हो जाता है। इसी समय दो प्रसिद्ध विद्वान थे, मोहनोत नैनसी और वीरभान। मोहनोत नैनसी की रचना थी नैनसिरी ख्यात, जिसे राजस्थान का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ कहा जाता है। ध्यान रखना, राजस्थान का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ किसे कहा जाता है? नैनसिरी ख्यात को। इसी नैनसिरी ख्यात में राजस्थान के लिए सबसे पहले राजस्थान शब्द प्रयोग किया गया। इन्हीं के जो समकालीन थे वीरभान, इनकी रचना थी राजरूपक। राजरूपक में भी राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। इस समय ब्रिटिश साम्राज्य यहाँ पर शासन कर रहा था, तो एक ब्रिटिश अधिकारी यहाँ पर आया था जिसका नाम था जॉर्ज थॉमस। कब आया था? 1800 ईस्वी में। जब इस राजपूत राज्य क्षेत्र को देखा उन्होंने कि यहाँ राजपूत राजाओं का शासन है, तो इस संपूर्ण प्रदेश को क्या नाम दिया? राजपूताना। यानी राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम मौखिक रूप से उल्लेख किसने किया? कब किया? इन्हीं के एक मित्र थे, क्या नाम था उनका? विलियम फ्रैंकलिन। इन्होंने एक पुस्तक लिखी 1805 में। कौन सी पुस्तक थी? द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। इसमें इन्होंने लिखित रूप से सबसे पहले राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। अब हम जब आगे बढ़ते हैं तो इनके कालक्रम में 1829 में एक और अंग्रेज गवर्नर अधिकारी यहां पर आए, अंग्रेजी कमांडर जिन्हें कह सकते हैं हम, जिनका नाम था कर्नल जेम्स टोड, जिन्हें घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है।
और इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था द एनाल्स एंड द एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, और इसी का दूसरा नाम है सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। इस पुस्तक में इन्होंने राजस्थान के लिए 3 शब्द प्रयोग किए। कौन कौन से थे? राजस्थान, रजवाड़ा और राजस्थान। इसके बाद अगर हम बात करते हैं एकीकरण की, तो एकीकरण के दूसरे चरण में जो कि 25 मार्च 1948 को प्रारंभ हुआ था, उसके द्वितीय चरण में राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है, और संपूर्ण जो चरण का नाम दिया गया था वो क्या था? राजस्थान संघ। उसके बाद हम वैधानिक मान्यता की बात करते हैं कि इसको वैधानिक मान्यता कब मिली राजस्थान शब्द को, तो 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ। ठीक है, उस समय इस नाम को वैधानिक मान्यता मिली। तो ये था हमारे राजस्थान के नामकरण का परिचय। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? लिखना चाहते हो? देखिए आपके सिलेबस में ये नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए मैंने आपको बताया। ठीक है, आपका सिलेबस शुरू होता है राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार से। अगर नोट करना चाहते हो तो कर सकते हो आप, और नहीं करना चाहते हो कर्नल जेम्स टोड की लिखिए द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। इसी का दूसरा नाम भी लिख सकते हो आप, एनाल्स एंड द एंटीक्विटीज, एनाल्स एंड द एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। हाँ, कब लिखी गई? 1829 में। मिटा दो, आगे बढ़े। देखिए, किसी व्यक्ति की बात करें, किसी स्थान की बात करें, तो सबसे पहले उसकी स्थिति जानने के लिए दिशा और दशा दोनों जानना बहुत जरूरी। अगर दिशा और दशा यानी सही दिशा में है तो उसकी दशा भी ठीक होगी। तो स्थिति की बात करते हैं तो सबसे पहला आपका जो चैप्टर है राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार, यही से आपके सिलेबस में अगर बात करें तो सिलेबस के अकॉर्डिंग फर्स्ट चैप्टर या टॉपिक जो दिया गया है वो राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। तो स्थिति की बात करते हैं तो स्थिति का जो निर्धारण होता है वो दो बिंदुओं में हम अध्ययन कर सकते हैं, एक तो दिशा से और दूसरा अक्षांश व देशांतरीय स्थिति द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहले हम दिशा की बात कर लेते हैं, कौन कौन सी दिशाएं होती हैं। शायद आपको पता होगा, मैं ऐसी आशा रखता हूं। ठीक है, ये आपकी कौन सी दिशा है? ये दक्षिण, ये पश्चिम और ये पूर्व। उत्तर और पूर्व के मध्य कौन सी है? उत्तर पूर्व। पूर्व और दक्षिण के मध्य पश्चिम और दक्षिण के मध्य दक्षिण पश्चिम, और उत्तर पश्चिम के मध्य। ठीक है, ये दिशाएं।
इन दिशाओं के अलावा जब हम पौराणिक ग्रंथों की बात करते हैं तो हमारी 10 दिशाएं मानी गई है। इनके अलावा ऊपर और नीचे भी दिशाओं के रूप में गिना जाता है। अब इन्हीं दिशाओं को पौराणिक आधार पर क्या नामकरण दिया गया है, इससे संबंधित क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो वो उनकी हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर पूर्व की। तो उत्तर पूर्व को पुराणों में क्या कहा गया है, बता सकता है कोई? कोई बात नहीं, सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, आप धैर्य रखिए बस। दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व को क्या कहा गया है? आग्नेय। दक्षिण पश्चिम की अगर बात करें नैऋत्य, और उत्तर पूर्व की अगर बात करें, ठीक है, तो इन दिशाओं के आधार पर हम राजस्थान की स्थिति के बारे में पढ़ सकते हैं। अब देखिए 3 संदर्भ में हम राजस्थान की स्थिति का अध्ययन करेंगे दिशाओं के बारे में। सबसे पहले विश्व या ग्लोब पर राजस्थान की स्थिति, ठीक है। दूसरी जो हम चर्चा करेंगे वो होगी महाद्वीप के संदर्भ में, यानी एशिया के संदर्भ में कि राजस्थान की स्थिति किस दिशा में है। तीसरी हम चर्चा करेंगे तो वो होगी भारत के संदर्भ में, ठीक है। पहले उसको उतारो फिर आगे बढ़ते हैं। उतार लिया? उत्तर पूर्व को क्या कहते हैं? दक्षिण पश्चिम को दक्षिण पश्चिम, हाँ क्रम से याद हो गया, लेकिन आगे पूछ लिया, कंफ्यूजन। तो हम बात करते हैं सबसे पहले ग्लोब की, यानी विश्व की। ये उत्तरी, ये दक्षिणी। इस ग्लोब पर एक बीचों बीच रेखा खींची गई है, 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। इसी का दूसरा नाम है भूमध्य रेखा, और इसी को कहा जाता है विषुवत रेखा, ठीक है। ये पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, एक उत्तरी गोलार्ध और दूसरा दक्षिणी, ठीक है। एक उत्तर से दक्षिण खींची गई है, जिसको 0 डिग्री देशांतर या प्रधान मध्याह्न रेखा या GMT ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है, ठीक है। ये पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, एक पश्चिमी गोलार्ध और एक पूर्वी गोलार्ध, ठीक है। अब हम राजस्थान की स्थिति के बारे में जब देखते हैं
तो हमारा राजस्थान ग्लोब में लगभग यहां है। तो देखिए अगर अक्षांशों की दृष्टि से देखते हैं तो कौन से अक्षांशों में है? उत्तरी अक्षांश। ठीक है, दिख रहा है आपको? उत्तरी अक्षांश में। वहीं देशांतर की जब हम बात करते हैं तो कौन से गोलार्ध में है? पूर्वी गोलार्ध। तो इस तरह से जब हम विश्व के संदर्भ में या ग्लोब के संदर्भ में देखते हैं तो राजस्थान की स्थिति क्या हो जाती है? उत्तर पूर्व। ठीक है, उत्तर पूर्व को ही हमने अभी दिशा के नाम दिया था, क्या नाम दिया था? ईशान। वेरी गुड। ठीक है, अब हम बात करते हैं एशिया के संदर्भ में। जब एशिया के मानचित्र में हम आते हैं एशिया के संदर्भ में जब हम देखते हैं तो लगभग एशिया को इस तरीके से हम बांट सकते हैं। ये पश्चिम और ये पूर्व। ठीक है, जब एशिया के संदर्भ में हम यहाँ देखते हैं तो राजस्थान की स्थिति आपकी यहां आती है। ठीक है, यानी जब इस रेखा को हम सीधा खींचेंगे तो ये इस स्थिति में होगा। तो ये कौन सी दिशा है आपकी? कौन सी हो गई? दक्षिण पश्चिम। इसी को हमने पौराणिक नाम क्या दिया था? नैऋत्य। ठीक है, अब तीसरी स्थिति बात करते हैं हम भारत की। प्लेन को उतार लो, फिर भारत की बात कर लें। क्या हुआ? कोई कंफ्यूजन? कोई भी चीज समझ में नहीं आई पूछ लेना। ठीक है, भूगोल मानचित्रों में ही पढ़ी जाती है, ध्यान रखना। अगर ये चीज समझ में आ गई ना तो रटने की जरूरत नहीं है फिर उसको। बढ़िया आगे।
अगर भारत के नक्शे में देखें तो राजस्थान की स्थिति लगभग ये होगी। तो इसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व। तो इस तरीके से जब हम देखते हैं तो राजस्थान की स्थिति भारत के संदर्भ में जब हम देखते हैं तो उत्तर पश्चिम में आती है। और उत्तर पश्चिम को हमने क्या नाम दिया था? वायव्य। ठीक है, इस तरीके से राजस्थान की स्थिति का पता चलता है कि जब विश्व ग्लोब पर देखते हैं तो क्या स्थिति आई थी? विश्व ग्लोब पर विश्व में आई थी उत्तर पूर्व, इसी को हमने नाम दिया था ईशान। ठीक है, दूसरी हम बात करें एशिया के संदर्भ में, तो एशिया की स्थिति थी दक्षिण पश्चिम में, और इसको क्या नाम दिया था? नैऋत्य। तीसरी हमने बात की भारत के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में कहाँ है? उत्तर पश्चिम में, और क्या नाम दिया? अब इसका प्रश्न कैसे बनेगा, देखिए एक प्रश्न लिखिए। राजस्थान की स्थिति के संदर्भ में सही कथन है। राजस्थान की स्थिति के संदर्भ में सही कथन। ऑप्शन ए ये 4 ऑप्शन आपको देंगे, फिर उसको ऑप्शन में डिवाइड करेंगे 1, 2 और 3। 1, 3 और 4, 2, 3 और 4, उपरोक्त सभी। तो आपका आंसर क्या होगा? क्या होगा? ए। ए कैसे? हाँ, सबसे पहले जब विश्व के संदर्भ में देखते हैं तो कौन सी स्थिति आ रही थी? उत्तर पूर्व। एशिया के संदर्भ में जब देखते हैं तो क्या स्थिति आ रही थी? दक्षिण पश्चिम। और तीसरी स्थिति क्या आ रही थी भारत के संदर्भ में? उत्तर पश्चिम। यानी ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। तो जिसमें चौथा ऑप्शन है वो गलत है। तो चौथा ऑप्शन बी में भी है, सी में भी है और डी में भी है। तो इसका आंसर क्या होगा? इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि राजस्थान की स्थिति भारत के संदर्भ में है, ये ना देके वो पौराणिक दिशाएं हैं वो आपको दे दें। और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है राजस्थान के संदर्भ में कि राजस्थान की स्थिति भारत के संदर्भ में है, और उसमें ऑप्शन था वायव्य। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना।
नेक्स्ट बात करें हम अक्षांश और देशांतरों की। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अक्षांश और देशांतरों की बात करते हैं। तो अक्षांश क्या होते हैं, बता सकता है कोई? अक्षांश ये आपका ग्लोब है, ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व खींची गई काल्पनिक क्षैतिज रेखाएं या लेटी हुई रेखाएं क्या कहलाती हैं? अक्षांश। ये भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर उत्तर से दक्षिण कोणीय मान को दर्शाती है। ठीक है, जैसे ही हम ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री से जब 1 डिग्री अक्षांश खींचेंगे तो हम उसका चाप यहां काटेंगे, यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ जो कोणीय मान होगा उसको प्रदर्शित करेगी। तो ये भी कह सकते हैं कि ग्लोब पर भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर उत्तर से दक्षिण कोणीय दूरी को प्रदर्शित करने वाली रेखा क्या कहलाती है? अक्षांश रेखा। या फिर कह सकते हैं कि ग्लोब पर खींची गई पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व आड़ी या क्षैतिज रेखाएं, लेटी हुई रेखाओं क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखाएं। क्षैतिज रेखाएं क्या कहलाती हैं? अक्षांश। अगर हम बात करें कुल अक्षांशों की तो कुल अक्षांश होते हैं 181, जबकि अक्षांश रेखाएं या वृत्त वो होते हैं 179। ठीक है, कैसे कि सर 181 अक्षांश है तो फिर ये अक्षांश रेखाएं या वृत्त 189 क्यों? देखिए, ये आपका उत्तरी ध्रुव और ये आपका दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, ये दोनों ही ध्रुव किसी रेखा के रूप में नहीं है, ये एक बिंदु के रूप में प्रदर्शित किए जाते हैं। इनका अधिकतम प्रदर्शन 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण से किया जाता है। ठीक है, अगर हम मुख्य अक्षांशों की बात करें तो यहां 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, इसको बोलते हैं कर्क रेखा। फिर हम और ऊपर की तरफ जाते हैं तो 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड या उत्तरी अक्षांश, इसको बोलते हैं आर्कटिक वृत्त और ये आपका उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री। ठीक है, इसी तरह हम दक्षिण की तरफ आते हैं या दक्षिणी गोलार्ध में आते हैं तो 23.5 डिग्री साउथ, इसको बोलते हैं मकर रेखा। ठीक है, 66.5 पे जब आते हैं तो इसको बोलते हैं अंटार्कटिक वृत्त और 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, अब देखिए 0 से जब 1 की तरफ जाएंगे 1 डिग्री अक्षांश की बात करेंगे, मान लीजिए ये मैंने 1 डिग्री अक्षांश खींच दिया, ये आपका 1 डिग्री अक्षांश। ठीक है, 0 से 1 दोनों के बीच में जो दूरी होगी, यानी दो अक्षांशों के बीच की दूरी होगी वो 111 किलोमीटर होगी और ये दूरी कहलाएगी कटिबंध या जोन। ठीक है, इस तरह से हम किसी स्थान, दो स्थानों के मध्य की दूरी भी किसके द्वारा निर्धारित कर सकते हैं? अक्षांशों से। और इसी से किसी स्थान की स्थिति का भी निर्धारण कर सकते हैं। तो इनका महत्व क्या होगा? स्थिति निर्धारण में और दूरी ज्ञात करने में। तीसरी चीज होती है सूर्य की चमकने की स्थिति, जो इससे ताप कटिबंधों का निर्धारण होता है।
यानी तीन चीजें हम इनसे ज्ञात कर सकते हैं, किसी स्थान की स्थिति, उन स्थानों के बीच की दूरी और ताप कटिबंधों का निर्धारण, कि किस क्षेत्र को उष्ण कटिबंध कहेंगे, किसको शीतोष्ण कहेंगे और किसको शीत कहेंगे। जहां जहां सूर्य की सीधी किरणें जाती हैं वहां उष्ण कटिबंध, जहां तिरछी किरणें जाती हैं लेकिन अधिक मात्रा में जाती है, यानी ये कह सकते हैं कि ध्रुवों की अपेक्षा जो मध्यवर्ती क्षेत्र है जहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं उस क्षेत्र को हम शीतोष्ण कहेंगे, और ध्रुवीय क्षेत्र को जो कि ठंडा है उसको शीत कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। तो इस तरीके से इनका निर्धारण होता है। तो पहले इनको उतार लो आप। कुल अक्षांश 181 और कुल अक्षांश रेखाएं या वृत्त 179 या 179। 23.5 डिग्री का ध्यान रखना है आपको। 23.5 डिग्री अगर उत्तरी अक्षांश की बात करता है तो कर्क रेखा, और दक्षिणी अक्षांश की बात करता है तो मकर रेखा। उतार लिया, बढ़िया आगे मिटा दो। तो हमने अक्षांश की बात की। अक्षांश के आधार पर राजस्थान की क्या स्थिति है, यानी राजस्थान कितने डिग्री अक्षांशों के मध्य में स्थित है, तो वही हम देखते हैं। जब राजस्थान से भूमध्य रेखा की बात करते हैं, ये 0 डिग्री है जिसको भूमध्य रेखा कहते हैं। इसके उत्तर में राजस्थान स्थित है। जैसे जैसे हम भारत की तरफ आते हैं
तो भारत का जो दक्षिणी बिंदु यानी अक्षांश से जो प्रदर्शित होता है वो है 6 डिग्री 45 मिनट। ठीक है। अगर राजस्थान के संदर्भ में बात करते हैं तो राजस्थान तक आते आते साढ़े 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश राजस्थान का बिल्कुल दक्षिणतम बिंदु है। और यहां पर जो जिला स्थित है वो है बांसवाड़ा। ठीक है। बांसवाड़ा जिला है और तहसील की अगर बात करें तो वो है कुशलगढ़। ठीक है। अगर गांव विशेष की बात करते हैं हम तो वो है बोरकुंडा। ठीक है। यानी राजस्थान का जो दक्षिणतम बिंदु है वो बोरकुंडा गांव, और कितने डिग्री अक्षांश पे है? 23 डिग्री 3 मिनट। फिर इससे हम उत्तर की तरफ जब बढ़ते हैं तो जो उत्तरी विस्तार है राजस्थान का वो है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। और यहां जो जिला बिल्कुल उत्तर में जो जिला स्थित है वो है श्री गंगानगर। ठीक है। अगर तहसील की बात करते हैं तो गंगानगर, और गांव की बात करते हैं कोना गांव। ठीक है। इस तरह से 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट अक्षांशों के मध्य में राजस्थान स्थित है। ठीक है। अब जब हम 23 डिग्री से उत्तर की तरफ जाते हैं तो 23.5 डिग्री भी आता है, और 23.5 डिग्री क्या कहलाती है? कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश क्या कहलाती है? कर्क रेखा, जो कि राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के मध्य से गुजरती है और डूंगरपुर को स्पर्श करते हुए गुजरती है। क्या लिख देता हूं मैं, बांसवाड़ा के मध्य से डूंगरपुर के एक गांव है जिसका नाम है चीखली। यानी बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है और डूंगरपुर के चीखली गांव को स्पर्श करते हुए निकलती है। अगर कुल लंबाई की हम बात करें राजस्थान में तो वो है 26 किलोमीटर। यानी कर्क रेखा की जो राजस्थान में लंबाई है वो है 26 किलोमीटर। अब देखिए यहां दो स्थिति बनती है, पहले अक्षांशों की बात कर लेते फिर उसकी बात करेंगे। कर्क रेखा के बाद जो अक्षांश आएगा वो आएगा 24 डिग्री, फिर आएगा फिर 26, 27, 28 और 29 डिग्री। तो इन अक्षांशों पर जो जिला मुख्यालय स्थित हैं उनके बारे में भी अब चर्चा करेंगे। तो पहले देखते हैं राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट से, ये पूछा गया था, अब ध्यान रखना इसको,